गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अप्रैल 8 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। देखिए, आज आप लिस्ट को आप ना बहुत लंबी लग सकती है। देर आर अराउंड 7 टॉपिक्स, लेकिन इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो हम लोग प्रीवियसली या तो डिस्कशन कर चुके हैं या फिर प्रीलिम्स के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपका रिक्वायर्ड है। तो एक टॉपिक है जैसे यहाँ पे वीमेन इन पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में सिर्फ यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिलीज किए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि वीमेन पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बिकॉज वो टॉपिक हम लोग प्रीवियसली बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो उस प्रीवियस जो आपकी नॉलेज है, जो कंटेंट है, उसके अंदर सिर्फ कुछ एडिशन के लिए ये टॉपिक मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा। उसके बाद गेप लिमिटेशन क्या होता है, प्रीलिम्स के लिए एक छोटा सा टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए गेप लिमिटेशन क्या होता है, इकोलॉजी में कैसे काम करता है। ये वाला टॉपिक थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं। स्किन कलर, आपको पता ही है दुनिया भर में बहुत डिफरेंट तरह के स्किन कलर पाए जाते हैं। बहुत वाइट से लेके बहुत ब्लैक तक मिलते हैं, बीच में बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसा कारण है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ये साइंस वाले पर्सपेक्टिव से हम लोग कवर कर सकते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या इंडिया या यूएस की फार्मा कंपनीज के साथ पिछले दिनों में रिलेशन काफी इंप्रूव हुआ है, उसका रीजन क्या है, और इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा टॉपिक है ये, मेंस के पर्सपेक्टिव से आप जरूर ध्यान से पढ़ें। उसके अलावा सोलर गाइडलाइंस को कुछ अपडेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों किया गया है, सोलर जो पैनल्स बनाए जाते हैं इंडिया में, जो मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, उसका क्या स्टेटस है इंडिया में, और क्यों हम लोग इतना ज्यादा सोलर के ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉर इम्पोर्ट के लिए क्यों डिपेंड करते हैं। उसका वल्केनिज्म को लेकर छोटा सा टॉपिक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। छोटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अपने आप में तो वल्केनिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। जब ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो बहुत कॉन्टेक्ट इसमें पढ़ना पड़ता है आपको, लेकिन अभी ये न्यूज में क्यों है, तो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। उसके अलावा आज का जो एडिटोरियल है वो भी काफी अच्छा दिया हुआ है। इंडिया को कहा जाता है दुनिया का सुसाइड कैपिटल, क्यों कहा जाता है, क्या इंडिया में स्टेटस है सुसाइड्स का, क्या रीजंस है इंडिया में, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैंने पहले बताया, ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके अंदर प्रॉब्लम डिस्कशन किया गया हो, ठीक है, उस प्रॉब्लम का स्टेटस आपको बताया गया हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स अगर बताए गए हैं, तो ये टॉपिक हमारे मेंस के लिए बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्योंकि वहां पे आपको यही चाहिए होता है, एक आपको प्रॉब्लम मिलती है, एक इशू मिलता है, चैलेंजेस मिलते हैं, उसका सोल्यूशन मिलता है, वे फॉरवर्ड मिलता है, गवर्नमेंट स्कीम्स मिलती हैं। ये टॉपिक पूरा मेंस के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। लेकिन आगे टॉपिक बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट तो क्या है, सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक किया करो। जब वीडियो को आप देखते हो तो पहले लाइक करें, उसके बाद प्ले बटन दबाएं। क्योंकि लाइक कर रहे हैं तभी तभी यहाँ पे आ रहे हो। हाँ, डिसलाइक अगर कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फीडबैक अगर आपकी है तो वो भी देख सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपके फ्रेंड्स अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके साथ कंटेंट आप शेयर भी कर सकते हो। चलिए जी। तो क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल बना हुआ पूरे देश में, तो इलेक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ आती है। अगर आप पेपर ओपन करके देखोगे तो 50-60% न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के बारे में होती है। तो ये टॉपिक, लेकिन सभी की आपको पढ़नी होती है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी होती है। जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको लगता है, जो आपके जीएसए के सिलेबस के साथ लिंक करती है न्यूज़, उसको डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये जो एक डेटा उन्होंने पब्लिश किया है, ये आप अपने मेंस के आंसर्स के अंदर डेफिनेटली इसको कोट कर सकते हो। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का डेटा है तो काफी रिलायबल भी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि भैया 1957 से लेके 2019 तक का बेसिक डेटा उन्होंने रिलीज किया है कि उस पूरी जर्नी के दौरान वीमेन का क्या यहाँ पे स्टेटस रहा है। 1957, देखिए 1952 का डेटा उनके पास नहीं है। तो 1957 में इंडिया के अंदर 45 वीमेन कैंडिडेट थी जिन्होंने लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। 2019 में यह नंबर पहुंच गया 726। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा फोल्ड है। ठीक है, काफी बड़ी संख्या है वैसे देखा जाए तो। 16 टाइम्स एटलीस्ट आप इसको कह सकते हो कि 1957 से लेकर 2019 तक 16 गुना ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बड़े हैं वीमेन हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें, वो भी बड़ा है। 1957 में वीमेन जो पार्लियामेंट में थी, वीमेन पार्लियामेंटेरियंस, देवर 4.5%, एंड इन 2019 दे आर 14.4%। हालांकि 14.4% बहुत कम है, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम है। इसको हमें बढ़ाना चाहिए, बढ़ाएंगे भी हम लोग डेफिनेटली। लेकिन 57 के कंपैरिजन में देखें तो ठीक ठाक है। लेकिन आप देखिए ना, 57 के अंदर इतने साल पहले वीमेन का क्या स्टेटस था सोसाइटी में, है ना।
उनके पास एजुकेशन नहीं थी, एम्पावरमेंट नहीं थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी बहुत ज्यादा थी, आज भी है पैट्रियार्कल सोसाइटी, लेकिन उसके कंपैरिजन में तो काफी कम है। तो ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम परसेंटेज तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है। ये बात भी आपको देखने को मिलेगी। एक और चीज यहाँ पे बड़ी खास बात है, वो है सक्सेस रेट। 1957 में जब इलेक्शन हुए थे, उस समय जो 45 विमेन ने इलेक्शन लड़े थे, जो ऊपर आपको बताया था, इनमें से इनमें से 22 विमेन एक्चुअली वॉन द इलेक्शन। इट मींस सक्सेस रेट वाज 48.88%। लेकिन अब ये सक्सेस रेट कम हो गया है 2019 में। हालांकि ज्यादा वीमेन ने इलेक्शन लड़ा था, 726, लेकिन जो विनिंग परसेंटेज है ना, दैट इज ओनली 10.74%। ये दिक्कत है। अब जब एक्सपर्ट से सवाल पूछे गए सब ऐसा कि उन्होंने कहा, देखिए, जो वीमेन कैंडिडेट हैं उनके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस तरह की मसल पावर और मनी पावर नहीं होती है जितनी मेल कैंडिडेट के पास होती है। एक तो ये रीजन इन्होंने यहाँ पे बताया है। दूसरा रीजन बताया कि उनके पास अपॉर्चुनिटी ही कम है। तीसरा रीजन है, कहता है मोस्टली केसेस में जो विमेन कैंडिडेट को लड़ाया जाता है किसी के अगेंस्ट में, तो वो उतने पावरफुल कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, ऑलरेडी उनके हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के अगेंस्ट में उनको टिकट दिया जाता है, तो उनके चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। वो जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो बस पैसा होता है, मनी पावर होती है, वो सब दिक्कतें हैं, तो जिसकी वजह से विमेन का टोटल परसेंटेज कम है। चलिए, मैं इस टॉपिक में और ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि डिस्कशन बहुत हो चुका है इसके बारे में। एक छोटा सा प्रीलिम्स को लेकर टॉपिक यहाँ पे आता है, जिसे कहते हैं गैप लिमिटेशन। गैप लिमिटेशन ये क्या होता है? गैप लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि कोई प्रेडेटर जो होता है, प्रेडेटर समझते हो, मतलब जो शिकारी होता है, प्रेडेटर, और एक शिकार होता है जिसे हम लोग प्रे बोलते हैं। एक खाने वाला होता है, एक खाया जाता है बेचारा, है ना? ऐसे ही तो होता है। एक टू किल होता है, एक टू बी किल्ड होता है। तो गैप लिमिटेशन ये कहती है कि प्रेडेटर जो है वो उतना ही खा सकता है जितना उनके माउथ में फिट होता है। मतलब एक स्नेक इज ट्राइंग टू ईट अ रैबिट, लेकिन अगर रैबिट बहुत बड़ा होगा, जो स्नेक के मुंह में नहीं आएगा, माउथ में नहीं आएगा, तो उसको वो नहीं खा पाएगा। अब सीधी सी बात है, एक एक स्नेक एक हाथी को तो नहीं खा सकता, एक स्नेक एक डियर को तो नहीं खा सकता। डिपेंड करता है कौन से स्नेक की बात कर रहे हो। जो एनाकोंडा होता है, जो बड़े बड़े पाइथन्स होते हैं, वो तो एक छोटे डियर को खा भी सकते होंगे, लेकिन छोटा स्नेक थोड़ी ना खा पाएगा। तो जितना मुंह में आता है ना उतना ही खा पाएगा। ये कहता है गेप लिमिटेशन। अब जैसे अब बोलोगे सर, जो लायन है वो तो हाथी को खा लेता है, लेकिन वो हाथी को एक साथ तो नहीं खा सकता, तोड़ तोड़ के खा सकता है। तो जितना उसके मुंह में आएगा ना उतना ही खा सकता है। अब ये गेप लिमिटेशन एवोल्यूशन में कैसे काम करती है? एवोल्यूशन में जो प्रे होते हैं, जो शिकार होता है, उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको बचना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो उनको ज्यादा तेज भागना पड़ेगा, जैसे डियर होता है, डियर को पता है कि उसके लायन खाएगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ एवोल्यूशन, जो डियर है वो बहुत तेज भागने लगे हैं। एक डियर एक हाथी से एक डियर जो है कि लायन से और टाइगर से तेज भाग सकता है। या तो उसको तेज भागना पड़ेगा बचने के लिए, या फिर इसको अपने साइज ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पता है कि साइज अगर ग्रो करूंगा तो मुझे जो है प्रेडेटर नहीं खा पाएगा। तो ये बेसिकली एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है जो प्रेडेटर और प्रे के बीच में कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसे वो इवॉल्व करते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द गेप लिमिटेशन। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल, इससे ज्यादा इसके बारे में मत पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्किन कलर को लेके बेसिकली, ये तो मैं चेंज कर दूंगा, ऊपर वाले आर्टिकल का है ये। स्किन कलर को लेके जो है आज एक आर्टिकल आया है। दुनिया भर में अलग अलग तरह के स्किन के लोग मिलते हैं, जिनके अलग अलग स्किन कलर होता है। किसी का ब्राउन, किसी का थोड़ा डार्क ब्राउन, किसी का लाइट ब्राउन, किसी का येलो, किसी का व्हाइट होता है, किसी का ब्लैक होता है, उसके अंदर भी बहुत सारी शेड्स होती हैं। तो उसको लेके ये आर्टिकल यहाँ पे आया है, और कहता है डाइवर्सिटी ऑफ द स्किन कलर अक्रॉस ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक्स। ये मोस्टली चीजें जेनेटिक्स की वजह से होती हैं। दूसरा, माइग्रेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, उसके अलावा जीन्स, एनवायरनमेंट में आप कहाँ रहते हो, अब लो लैटिट्यूड में रहते हो, हाई लैटिट्यूड में रहते हो, अब इक्वेटोरियल जोन में रहते हो, टेम्परेट जोन में रहते हो, पोलर रीजन्स में रहते हो, उन सब चीजों का फर्क पड़ता है स्किन कलर के ऊपर। लेकिन स्किन कलर के लिए जो सबसे मेजर रीजन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो ये देखा गया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ, उसका रिलेशन यहाँ पे देखा गया है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि पिगमेंट पिगमेंट मेलानिन डिटरमाइंस द कलर ऑफ द स्किन। हमारी स्किन के ऊपर जो पिगमेंट्स होते हैं मेलानिन, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का कलर कैसा होगा। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स कोल्ड मेलानोसाइट्स। अब ये डिपेंड करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के एक्सपोजर के ऊपर। ठीक है। जैसे अगर आप हायर लैटिट्यूड्स में रहते हो तो वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का एक्सपोजर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे ओजोन लेयर थोड़ी वीक होती है। अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हो तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर काफी थिक होती है। और उसके पर्सपेक्टिव से आपका स्किन कलर डिसाइड होता है। Across geographies, colors have also displayed a close connection to the latitudes. It means exposure to ultraviolet radiations. जो लाइट कलर स्किन है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज्यादा एक्सपोज रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है, क्योंकि वहां पे लाइट भी कम होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा होती हैं, तो उनकी स्किन विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करती है। और विटामिन डी जब उनकी स्किन ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो वो व्हाइट कलर की हो जाती है। जहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर कम है, वहां पे आपकी स्किन को नेचुरली अंदर से विटामिन डी प्रोड्यूस करने की उतनी जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए आपका स्किन का कलर डार्क हो जाता है। तो स्किन पिगमेंटेशन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक फोलेट फ्रॉम बीइंग ब्रोकन डाउन बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है। तो व्हाइट कलर की जो स्किन होती है ना, वो प्रोटेक्ट करती है एक न्यूट्रिएंट को जिसका नाम है फोलेट। क्योंकि फोलेट के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का अटैक होता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पिगमेंटेशन वहां पे होता है। तो इसी वजह से हाई लैटिट्यूड जैसे यूरोप की अगर बात करें, वहां पे व्हाइट कलर स्किन जो है वो ज्यादा लोग मिलते हैं। हालांकि सबका एवोल्यूशन तो एक ही जगह से हुआ है, सब अफ्रीका से ही तो गए हैं, है ना। सब अफ्रीका अराउंड 70,000 80,000 ईयर्स अगो ह्यूमंस ने जो हम लोग, ह्यूमंस का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे होमोसेपियंस की बात कर रहा हूँ। 70 80,000 ईयर्स अगो जब ह्यूमंस ने अफ्रीका से निकले थे तो सभी का एक ही कलर हुआ करता था, है ना। तो मॉडर्न ह्यूमन स्किन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगे हुई, जब हम लोगों ने हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, 1.2 मिलियन ईयर्स अगो, जो हमारे एप्स थे, जिसे आप मतलब एंसेस्टर्स कह सकते हो अपने, ठीक है, एंशियंट मंकीज एंड ऑल दैट, कुछ भी कहिए आप लोग, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जब हम लोगों ने, हम पहले तो हमारी स्किन के ऊपर बहुत बाल हुआ करते थे, अभी एप्स के तो बाल होते ही हैं। जब उनको हम लोगों ने बालों को छोड़ा तो हमारी स्किन जो है वो बिना बालों की हो गई, बहुत कम बाल हो गए हमारी स्किन के ऊपर। तो इसीलिए हमारी स्किन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कांटेक्ट में आई, क्योंकि हमारी जो स्किन के हेयर होते हैं ना, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब बाल चले गए तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो है वो एक्सपोजर बढ़ा, तो स्किन के कलर चेंज होने लगे। तो यहाँ पे कुछ जीन्स उन्होंने फाइंड आउट किए हैं, जैसे एक जीन्स का नाम ये है जो उन्होंने फाइंड आउट किया है, जो ज्यादातर आपको नियंडरथल्स, स्पेन, इटली वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है। इसलिए वहां के लोगों का कलर थोड़ा सा वाइट कलर का हो जाता है। और कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि स्किन कलर के रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये जीन्स सब में नहीं पाए जाते हैं। किसी में थोड़े ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। वो डिपेंड करता है एवोल्यूशन कहाँ हुआ है, कौन सी ज्योग्राफी में आप रहते हो। ठीक है। एक तो मेजर रीजन यहाँ पे ये नजर आता है। उसके अलावा कुछ और रीजंस हैं, जैसे एडमिक्सचर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। बाद में जब माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका से लोग कहीं और गए, वहां से कहीं और चले गए, जैसे इंडिया में लोग ईरान से भी आए, मेडिटेरेनियन से आए इंडिया में, है ना। तो मिक्स हो गया लोगों का। तो एक वो रीजन भी है जेनेटिक, जैसे जब मान लो मदर और फादर का जो स्किन कलर होता है, उनका जो बेबी होता है उनका एक मिक्सचर ही हो जाता है। कभी कभी बच्चे का कलर माँ पे चला जाता है, कभी पापा पे चला जाता है, कभी नाना पे, कभी दादी पे, ऐसे चला जा सकता है। तो ये एडमिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन की वजह से हुआ। हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, जो अलास्का रीजन में कुछ पॉपुलेशंस रहते हैं, जैसे इनुइट पीपल बोलते हैं। ठीक है। उनका कलर वैसा नहीं है जैसा एक्चुअली होना चाहिए था, जो इतने हायर लेटिट्यूड्स पे रहते हैं। इनका जो कलर है, दे हैव अ डार्कर येलोइश ब्राउन स्किन। ठीक है। तो दिस इज नॉट एज वाइट एज पीपल लिविंग इन न्यूयॉर्क। लेकिन ऐसा क्यों है इसके बारे में अभी कुछ खास पता नहीं चला है। बट फिर भी कुछ एलोमनी अनोमली तो हो ही सकती है ना। तो ये कुछ अनोमली आप यहाँ पे मान के चलिए। तो ये हो गया एक तो बड़ी बात। तो स्किन कलर को लेकर दुनिया भर में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, अभी 2 दिन पहले का ही न्यूज़ है, तेलंगाना में एक आदमी ने अपनी बच्ची को जहर दे के मार दिया, क्योंकि उसकी बच्ची जो है वो थोड़ा सा उसका डार्क स्किन था। और डार्क स्किन कलर को लेके
साउथ एशिया में जो परसेप्शन है वो बहुत ही अलग तरह का है स्किन कलर को लेके। हालांकि विदेशों में भी ऐसा है, लेकिन अब थोड़ा कम हो रहा है, वहाँ पे भी रेसिज्म चलता है स्किन कलर के ऊपर। इंडिया में भी ये बीमारी बहुत पुरानी है स्किन कलर को लेके, है ना। जो बहुत वाइट स्किन का होता है उसको बहुत खूबसूरत माना जाता है ना। जो डार्क स्किन का होता है उनको खूबसूरत नहीं माना जाता। आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देख लीजिए इंडिया में, जैसे शाहरुख खान की फेयर एंड लवली वगैरह वो सब आती है, वो यही तो कहती हैं भाई आप फेयर हो अगर तो आप लवली हो, अगर आप फेयर नहीं हो तो आप लवली भी नहीं हो। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ। तो हालांकि इसको परसेप्शन को चेंज करने की रिक्वायरमेंट अभी भी है, लेकिन अल्टीमेटली द ओरिजिन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ राइट नाउ, ठीक है, वी ऑल केम फ्रॉम अफ्रीका। वो तो अलग अलग ज्योग्राफी की वजह से जो है कलर चेंज हो गए। और व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया तो ऑफ कोर्स वाइट मैंस बर्डन के नाम से ही वो लोग आए थे, तो वो तो पूरा डिस्क्रिमिनेशन ही चलता था। तो इंडिया में एक वाइट स्किन को लेकर ना एक ऐसे ऐसे हवा बन गई बहुत लंबे समय में, तो लोगों को लगने लगा कि जो वाइट वाले हैं वही एक ब्यूटी का स्टैंडर्ड है, जो वाइट वाले हैं वही इंटेलिजेंट भी हैं, वाइट वाले ही पैसे वाले हैं। वही बन गया, जो कि ऑफ कोर्स बहुत गलत है। उसके अलावा जैसे एक बीमारी होती है, बीमारी का लाइक एक थोड़ा सा जेनेटिकल या स्किन डिसीज इसको बोल सकते हो आप, अल्बिनिज्म, ठीक है, जिसमें आपकी स्किन का कलर जो है वो पिगमेंटेशन जो है वो उतरने लगता है और आपकी स्किन बहुत वाइट होने लगती है धीरे धीरे। आपने देखा ही होगा आसपास कुछ लोगों को, ठीक है। जिन लोगों को वो होता है तो उनको थोड़ा सा स्किन कैंसर के होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने अभी एक न्यू जीन्स फाइंड आउट किया है जिसकी वजह से उन पेशेंट्स के अंदर वो स्किन पिगमेंटेशन होता है। उसका कोई क्योर नहीं है, पहली बात ये है। एक बार जिसको वो होने लग गया है ना, वो पूरा ही होगा। थोड़ा स्लो डाउन किया जा सकता है लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन भी किसी तरह का कोई इलाज नहीं है ना। तो स्किन के कलर के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन इज अ बैड थिंग, जो कि अल्टीमेटली नहीं होना चाहिए। चलो, इंडियन फार्मा गेट्स यूएस बूस्टर शॉट। इंडियन फार्मा कंपनीज और यूएस फार्मा कंपनीज का आपस में बहुत रिलेशन है। मोस्टली इंडिया में जो फार्मा कंपनीज हैं उनके जो लाइसेंस हैं वो अमेरिकन कंपनीज से ही लिए हुए हैं। ओरिजिनल जो डिस्कवरीज हैं, इन जो इन्वेंशंस होती हैं, दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं, अमेरिकन कंपनीज द्वारा बनाई जाती हैं। बाद में उनको लाइसेंस जो है इंडियन कंपनीज को दिया जाता है, क्योंकि इंडिया में दवाइयों को प्रोड्यूस करना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अमेरिका। तो लेकिन पिछले काफ़ी समय से क्या हो रहा था कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडियन फार्मा सेक्टर में काफ़ी कम हो रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट में स्पेशली अमेरिकन मार्केट में कम हो रहा था। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में थोड़ा चीज़ें बेटर हुई है। और बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज और जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने टाइम टू टाइम प्रॉपरली इंस्पेक्शन किया है। और कई सारी ऐसी कंपनी है इंडिया में जिनका एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ा है, ठीक है। तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द लो कॉस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स, एंड वी आर द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया इंडिया अकाउंट्स फॉर द 60% ऑफ द ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन। तो डब्ल्यूएचओ की जो डिमांड है डाइप्थीरिया टेटनस के लिए, डीपीटी के लिए जो वैक्सीन है उसके 70% फॉर इंडिया जो है वो फुलफिल करता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ द जेनेटिक मेडिसिन, क्योंकि इंडिया में बनाना उसको काफी सस्ता पड़ता है। इंडिया इज ऑल्सो द हाइएस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए ड्रग्स मैन्युफैक्चरर। ये भी बड़ी बात है। इस समय इंडिया की में जो है $50 बिलियन का इंडस्ट्री है, और 2030 तक ये $65 बिलियन का पहुंच सकता है। एक तो ये बड़ी बात हो गई। अब सवाल ये है कि अगर आप इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखो, मोस्टली जो इंडस्ट्री है इंडिया में वो वेस्टर्न साइड में आपको नजर आएगी, गुजरात में, महाराष्ट्र में ज्यादातर। थोड़ा बहुत आप अगर हिमाचल में थोड़ा आपको जो है नजर आ सकता है, बद्दी वगैरह में, ठीक है। यहाँ पे परमाणु बद्दी में थोड़ा इंडस्ट्री है। उसके अलावा देखिए इंडिया में ऑलमोस्ट ये मेडिसिन इंडस्ट्री ज्यादा है नहीं कहीं पे भी। क्या रीजन है इन्हीं जगह पे ये इंडस्ट्री क्यों अवेलेबल है? एक तो ना देखिए ये ना फुटलूज इंडस्ट्री है। फुटलूज इंडस्ट्री मतलब ये होता है कि जो भी कंज्यूमर बेस्ड होती है, तो इसलिए ज्यादातर मार्केट के आसपास ही इस इंडस्ट्री को लगाया जाता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट पॉलिसीज वेस्टर्न साइड में काफी बेटर है, ठीक है। तो कौन से फैक्टर हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं? तो पहली बात तो मार्केट के आसपास में होने चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी बेटर होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, रिसर्च सेंटर वहां पे होने चाहिए। ये सभी फैक्टर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर में ज्यादा क्यों है गुजरात और मुंबई वगैरह में? देखिए सीधी सी बात है, हम लोग ना दवाइयों के लिए ज्यादातर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, और ये तो पोर्ट सिटीज हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना बड़ा आसान पड़ता है।
सीधी बड़ी बात तो ये हो गई। अफ्रीका के क्लोज भी पड़ता है, तो जो दवाइयाँ यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है उसके लिए अफ्रीका बहुत बड़ी मार्केट है। आप आराम से उसका एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए हमें पैसा बहुत अवेलेबल है, बड़े बड़े लोग रहते हैं भाई, पैसा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ऑन्टरप्रेन्योरशिप स्किल ऑलरेडी बहुत सही है, स्किल्ड लेबर आपको यहाँ पे मिल जाती है। हायर पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए कंजम्पशन भी ज़्यादा है, महंगी महंगी जो ड्रग्स आती हैं उनका। और ये इंडस्ट्री जब इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेटअप हुई तो इसी एरिया में सेटअप हुई। तो ऐसे इन आप एक इनर्शिया फैक्टर कह सकते हो। इनर्शिया फैक्टर हो सकता है कहीं और पे इससे बेटर सिचुएशन हो, उसके बावजूद भी इंडस्ट्री वहां पे नहीं जाती है, क्योंकि वो उसको यहाँ पे इतनी आदत हो चुकी है ना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस मेडिसिनल सेक्टर के आसपास इतनी सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं कि वो सारी चीजें कहीं और आप नहीं लेके जा सकते। अब जैसे मान लो एक जगह है जहाँ पे एक स्टील फैक्ट्री है, और वहाँ पे स्टील फैक्ट्री 50 सालों से है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे लोग सेटअप हो चुके होंगे। अब आप कोई दूसरा स्टेट है मान लो, वो उस स्टील फैक्ट्री को काफी इंसेंटिव दे रहा है, क्या प्लीज यहाँ पे आइए, हम आपको लैंड आधे रेट में दे देंगे। तो क्या इससे वो स्टील कंपनी चली जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जहां पे वो फैक्ट्री अभी है वहां पे सिर्फ स्टील फैक्ट्री नहीं है, वहां पे स्टील फैक्ट्री में जो लोग काम करने वाले हैं उनको खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वहां पे डेवलप हो गई है, वहां पे मॉल्स डेवलप हो गए होंगे, वहां पे मार्केट्स डेवलप हो गई होंगी, वहां पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स डेवलप हो गई होंगी, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया होगा, उनका कल्चरल एक्टिविटी जो करते हैं वो सब डेवलप हो गया होगा, स्कूल्स वहां पे डेवलप हो गए होंगे। तो एक स्टील इंडस्ट्री अगर कहीं और पे शिफ्ट करती है तो ये सारे फैक्टर भी कंसिडर किए जाते हैं। तो एक एम्प्लॉई ऐसे इंटीरियर एरिया में क्यों जाएगा जहां पे उसको ये सारी फैसिलिटी मिलती ही नहीं है? इसी कहते हैं इनर्शिया फैक्टर। बेटर सिचुएशन होने के बावजूद भी बहुत समय लग जाता है इंडस्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने में, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया फैक्टर। ठीक है, तो इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफी सारे इश्यूज हैं जो देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो हम लोग चाइना के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं रॉ मटेरियल को लेके, 50% से ज्यादा जो रॉ मटेरियल है जिसे आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हो, एपीआई, वो चाइना से आता है इंडिया में। ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा एवरग्रीनिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, पेटेंट रेजिम, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वर्ल्ड ओवर। तो अगर अमेरिका में कोई दवाई का इन्वेंशन हुआ है तो वो इंडिया में आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक आप उसको लाइसेंस आपसे वो कंपनी नहीं देगी। पेटेंट रेजिम, और इंडिया में ओरिजिनल इन्वेंशन दवाइयों के केस में बहुत ही कम है। ये सब दिक्कतें हैं। पायरेसी बहुत होती है इंडिया में दवाइयों की, जैसे अरे हर चीज़ की पायरेसी होती है, फिल्मों की पायरेसी होती है, इवन पेन किताबों तक की, लैपटॉप की पायरेसी होती है। तो दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ इंडिया में बहुत मिलती हैं। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ये सब केस इंडिया में होते हैं। यूरोपियन मार्केट को तो हमारी मार्केट बहुत कम एक्सेस कर सकती है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में दवाइयों के स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है और हमारी कंपनी उतना फॉलो करती नहीं है। ये सब दिक्कतें हैं, लैक ऑफ R&D। हम लोग दवाइयां बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए इंडिया में कोई ओरिजिनल मेडिसिन्स बहुत ही कम डेवलप की जाती हैं। ज्यादातर हम लोग यूरोपियन कंपनी या अमेरिकन कंपनीज के लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अमेरिकन कंपनी हो गई या जर्मन कंपनी हो गई, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट तो है, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, लेकिन ओरिजिनल इन्वेंशन यहाँ पे नहीं हो रही हैं। तो थोड़ा आगे बढ़े, चलो। तो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? तो ये अभी कुछ रूल्स अपडेट किए गए हैं। सोलर फोटोवोल्टेइक जो मॉड्यूल ऑर्डर है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अप्रूव्ड मॉडल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल ऑर्डर 2019 था, इसको थोड़ा अपडेट किया गया है। इसका बेसिकली पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया में जो कंपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती हैं, बेसिकली वो ज्यादातर मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती हैं। बाहर का मेरा मतलब है चाइना। ठीक है, 60-70% के आसपास जो रॉ मटेरियल है हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में उसको लाते हैं और उसको असेंबल करते हैं। हम लोग ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। तो सरकार ने ये रूल चेंज किया, और सरकार ने ये कहा कि जो इंडिया में ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं कंपनीज, हम उनको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इंडिजेनसनेस को हम लोग प्रमोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग चाइना से ज्यादातर चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर इंडिया को नेट जीरो अचीव करना है
है ना। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ग्रीन जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बढ़े। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने से काम नहीं सिर्फ और सिर्फ असेंबली करने से काम नहीं चलेगा। आपको इंडिया में ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, इसे कहते हैं सोलर मॉड्यूल। ये सोलर मॉड्यूल जो है वो छोटे छोटे जो है सोलर पैनल्स को जोड़ के बनाया जाता है। और ये सोलर पैनल्स हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में लाके सिर्फ इसको असेंबली करते हैं, इसका मॉड्यूल बनाते हैं और उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो ये सोलर पैनल्स को भी इंडिया में प्रोड्यूस करना है, क्योंकि इंपोर्ट करना भी ना काफी सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। तो इसलिए हम लोग एज एज कंपेयर टू प्रोड्यूसिंग लोकली, इसलिए हम लोग इंपोर्ट कर दे रहे हैं। राइट। तो ये सरकार ने इसलिए जो है रूल यहाँ पे निकाला है। उसके अलावा जो लोकल प्रोडक्शन है सोलर सेल्स की, वो तो मैंने बता ही दिया आपको, काफी कम है, इंपोर्ट के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ठीक करना है, और इसीलिए बेसिकली इस आर्टिकल का सिर्फ यही मतलब है। तो ये थोड़ा सा आपने बस इतना ही याद करना है इसके बारे में, ठीक है। अब इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है, क्योंकि चाइना काफी ज्यादा इंसेंटिव्स देता है अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। चाइना की एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो बहुत ही कम है। तो कई बार तो ये कहा जाता है कि चाइना इंडिया में सोलर पैनल्स को डंप कर रहा है। तो इतना सस्ता मिलता है वहां पे, अगर आप उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हो वो महंगा पड़ता है। तो इसलिए हम लोग चाइना वाले को प्रेफर कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो फार्मास्यूटिकल सोलर में हम लोग चाइना के ऊपर काफी डिपेंड करते हैं। रिसेंटली इटली के अंदर एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसे कहते हैं माउंट एतना। और ये इसलिए यूनिक था क्योंकि माउंट एतना से ना इस तरह के स्मोक के जो है ऐसे छल्ले से निकले थे वहां से। ये एक धुएं का एकदम ऐसे सर्कल सा ये इस तरह से एक निकला था, और जो काफी इंटरेस्टिंग लगा, काफी पिक्चर्स वगैरह वायरल हुई, इसकी वीडियोस वगैरह वायरल हुई। तो माउंट एतना इसका एक्चुअली एक्चुअली रीजन क्या है वह किसी को नहीं पता है, ऐसे क्यों निकलता है यहाँ से। बट यस, इससे ये तो पता चला कि जो माउंट एतना है वो दोबारा से एक्टिव हो गया है। और माउंट एतना दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज माना जाता है। माउंट एतना इटली में जो एक सिसिली आइलैंड है वहां पे ये पड़ता है, और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। और बहुत सालों से लगातार जो है माउंट एतना वो इरप्ट कर रहा है। माउंट एतना की अगर आप देखें लोकेशन, देखिए यहाँ पे पड़ता है आपका माउंट एतना, ये जो है आपका इटली चला गया और यहाँ पे सिसिली में माउंट एतना है। ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे दो बाउंड्री के बीच में है। एक तरफ जो है हमारी अमेरिकन प्लेट अफ्रीकन प्लेट है, दूसरी तरफ जो है यूरेशियन प्लेट है। और ये बिल्कुल दोनों प्लेट के ऊपर ही सिचुएटेड है। तो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। आपको पता है कि जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है? एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है ना। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट, तो जो ज्यादा जो डेंस प्लेट होती है वो लेस डेंस प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है। जब वो सबडक्ट करती है नीचे जाके तो वहां पे मेल्टिंग होती है, वो रॉक मेल्ट हो जाती है, नया मैग्मा क्रिएट होता है और वो मैग्मा बाहर आता है। जब वो मैग्मा बाहर आता है तो वोल्केनिक इरप्शन के रूप में आता है। आप यहाँ पे देखेंगे जो अफ्रीकन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, वो आपस में यहाँ पे कोलाइड कर रही हैं। तो एक प्लेट अफ्रीकन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको माउंट एतना देखने को मिलता है। और भी कई सारे वल्केनिक पीक यहाँ पे हैं। सिर्फ एक माउंट एतना ही नहीं है, माउंट वसूलियस है, माउंट स्ट्रोम्बली है, ठीक है, जो वो भी काफी ज्यादा एक्टिव माने जाते हैं। हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एक वल्केनिक पीक है, उसको कहा जाता है उसको कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। ठीक है, उसका नाम क्या है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरा बताइए, देखते हैं किसको पता है। चलिए, तो वल्केनिज्म वगैरह के बारे में थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो आप जोन यहाँ पे देख रहे हो ये वाला, इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। राइट, दुनिया के 70% से ज्यादा जो वल्केनिक इरप्शन रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं। इसका भी रीजन यही है कि यहाँ पे दो प्लेट हैं वो आपस में कन्वर्ज करती हैं इस तरह से। तो एक प्लेट जो नीचे जाती है यहीं से बाद में मैग्मा जो है वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वल्केनिक इरप्शन। ये देखिए जरा, ये आपका मैग्मा चैम्बर हो गया। तो मैग्मा चैम्बर से निकलता है इस तरह से आपका मैग्मा। ठीक है, ये अलग अलग पाइप से भी निकल सकता है इस तरह से। जब ये अलग अलग पाइप से निकलता है तो इसे हम लोग कई बार जो है पैरासाइट कौन भी बोल देते हैं। ठीक है। और ये जो लेयर्स में आपको दिख रहा है, ये देखिए अलग अलग लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पे, क्योंकि जितनी बार भी वल्केनिक इरप्शन होता है एक नया लेयर बनता है। तो यहाँ पे ऐश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, रॉक्स, मैग्मा, उनकी लेयर बन जाती है। तो इस तरह का जो लेयर वाला वल्केनो होता है इसे हम लोग स्ट्रेटो वल्केनो बोलते हैं। स्ट्रेटो वल्केनो, स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर्स। तो माउंट एतना जो है इटली में जिसके अंदर अभी इरप्शन हो रहा है वो भी एक
स्ट्रेटोवोल्केनो ही है। स्ट्रेटोवोल्केनो के अंदर यूजली जो मैग्मा होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, उस मैग्मा को हम लोग एसिडिक बोलते हैं। जिसमें सिलिका कंटेंट कम होता है उसे हम लोग जो है बेसिक मैग्मा बोलते हैं, थोड़ा मैफिक उसको मैग्मा हम लोग बोलते हैं। ये सारी सारी चीजें आपकी जो एनसीईआरटी में या जीसी लोग में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा प्लीज आप वहां पे जाके भी देखें। और ये जो माउंट जो वोल्केनिक पीक्स होते हैं, देखिए जरा इसके ऊपर से देखिए, ये एक थोड़ा सा आपको इस तरह का डिप्रेशन सा नजर आ रहा होगा, फनल शेप का, है ना। यहाँ पे भी देखिए डिप्रेशन आपको नजर आ रहा है। ये डिप्रेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेटर बोलते हैं। तो बेसिकली जो वोल्केनिक पीक आपका होता है, जैसे ये आपका वोल्केनिक कौन है इस तरह से, यहाँ से मैग्मा आता है, तो ये क्रेटर जो है आपको इस तरह का वहां पे देखने को मिलता है, क्रेटर। इसे हम लोग बोलते हैं क्रेटर। ठीक है। और हमारे पास कई तरह की क्रेटर लेक भी होती हैं। कई बार ऊपर से पानी वानी आ जाता है, तो यहाँ पे लेक बन जाती है, क्रेटर लेक। तो इसे बोलते हैं क्रेटर। यूजली जितने आपके स्ट्रेटोवोल्केनोज होते हैं उसके ऊपर आप एक फनल शेप का ओपनिंग देखने को मिलती है, जिसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। अगर ये क्रेटर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे हम लोग काल्डेरा कहते हैं, काल्डेरा। चलिए जी, नेक्स्ट आर्टिकल है गोन टू सून द सब्जेक्ट ऑफ द यूथ सुसाइड इन इंडिया। तो थोड़ा सा एक बार फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया हैज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन अनफॉर्चुनेटली ऑफ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स इन द वर्ल्ड। द नेशनल क्राइम, एनसीआरबी क्या कहता है? कहता है कि 1.7 लाख लोगों ने सुसाइड किया था इंडिया में 2022 के अंदर। और भाई ये तो वो सुसाइड है जो रिपोर्ट किए गए हैं। जो अनरिपोर्टेड सुसाइड है वो इंडिया में बहुत, अनरिपोर्टेड सुसाइड से ज्यादा है। तो मतलब मान के चलिए, कम से कम 5 लाख मान के चलिए, हर साल इंडिया में सुसाइड होते हैं, 4 से 5 लाख के आसपास। और अनफॉर्चुनेटली उनमें से 41% जो सुसाइड है वो 30 से कम वाले एज के लोग करते हैं। तो एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड की, यंग लोगों को प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव बनाने की, दूसरी तरफ हमारे यंग लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सुसाइड्स को लेके? सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे 54% आता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसके अलावा फैमिली इश्यूज बहुत सारे लोगों को हो सकते हैं, एक 36% ये रीजन रिस्पॉन्सिबल माना गया है। अकेडमिक स्ट्रेस, एग्जाम, ऑब्वियसली सोशल लाइफस्टाइल फैक्टर्स, वायलेंस, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, रिलेशनशिप फैक्टर 9%, फिजिकल एंड द सेक्सुअल अब्यूज स्पेशली इन द मैरिड होम्स, है ना। एग्जामिनेशन फेलियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपने देखो कोटा में या जहाँ पे भी इंडिया में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाती है, स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। इंटर जनरेशनल कन्फ्लिक्ट, पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ झगड़े होना, पेरेंटल प्रेशर ऑब्वियसली, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कई बार यूनिवर्सिटीज वगैरह में आपने देखा होगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कुछ बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, स्टूडेंट्स, है ना। उसके अलावा अरेंज्ड एंड द अर्ली मैरिज, तो कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते थे, धक्के से घर वाले ने अरेंज मैरिज कर दिया तो सुसाइड कर लिया, ये भी एक रीजन माना जा सकता है कुछ केसेस में। अर्ली मैरिज, स्कूल की पढ़ाई छुड़वा दी, कॉलेज की पढ़ाई छुड़वा के शादियां करवा दी जबरदस्ती। यंग मदरहुड, लो सोशल स्टेटस, डोमेस्टिक वायलेंस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, फेलियर इन द एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दारू वारू पीना, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स वगैरह लेना। ये देखा गया है कि जो टीनेजर्स सोशल मीडिया पे 2 घंटे से ज्यादा स्पेंड करते हैं, उनके अंदर सुसाइड को करने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये स्टडीज कर रही हैं। उसके अलावा जो कुछ हाई प्रोफाइल जो सुसाइड्स होते हैं, जब उनकी रिपोर्टिंग की जाती है सोशल मीडिया के द्वारा, तो वो भी सुसाइड के केसेस को लीड कर सकता है। जैसे जब सुशांत सिंह राजपूत ने जब सुसाइड किया था, तो गूगल के ऊपर अचानक से सर्च बढ़ गई थी हाउ टू कमिट सुसाइड। जिस तरह से मीडिया दिखाता है न्यूज को, तो उससे भी सुसाइड के केसेस बढ़ सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो कि इस आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं, और ये बिल्कुल सही है। ये कोई प्रेफरेंस वाइज नहीं है, प्रेफरेंस वाइज ये ऊपर वाला ही है सिर्फ, ठीक है। बाकी नीचे कोई प्रेफरेंस वाइज नहीं है, प्रायोरिटी वाइज नहीं है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। वो सब मिक्सचर है थोड़ा थोड़ा। और ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी सिर्फ एक ही चीज से परेशान है, एक आदमी कई सारी चीजों से परेशान हो सकता है, और वो तब जाके सुसाइड जो है कमिट करता है। बट बात प्रॉब्लम की नहीं है, बात है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि देखा भाई सुसाइड का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सुसाइड एक किसी आदमी का पर्सनल इंडिविजुअल डिसीजन होता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, ये तो एक आउटकम है ना। इस आउटकम के पीछे कुछ फैक्टर्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उन फैक्टर्स को हम लोग, कारणों को अगर एड्रेस कर लें, तो डेफिनेटली आउटकम भी नहीं आएगा।
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो सिखाने जरूरी है बचपन से। क्योंकि कोई मुसीबत अगर आपको आगे, पैनिक नहीं करना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। इम्पल्स कंट्रोल, गुस्से में जो कंट्रोल नहीं कर पाते कुछ लोग, वो सिखाना है। इमोशनल रेगुलेशन सिखाना है, वो स्किल होता है बहुत बड़ा। जब हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आ रही है तो उसका कल हम बैठ के एनालिसिस करें। और हेल्प लेने से जो है वो घबराना नहीं चाहिए, है ना। ये सिखाया जाता है बहुत सारे समाज में, नहीं तुम अकेले ही इंडिपेंडेंट हो, अकेले ही काफी हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये जब एटीट्यूड इस तरह का घुसाया जाता है ना दिमाग में, तो फिर लोग हेल्प लेने से कतराते हैं। उनको लगता है हेल्प लेने से मैं वीक हो जाऊंगा, ये प्रॉब्लम को मैं अकेले ही सोल्व कर। अरे खाम का काहे बर्डन ले रहे हो? इंसान एक सोशल एनिमल है। सोसाइटी आगे रह के ही आगे बढ़ी है। जब से इंसानों ने धरती पे आना शुरू किया, तब से हम लोग सोशल एनिमल हैं। ग्रुप्स में रहते हैं, ट्राइब्स में रहते हैं, कम्युनिटीज में रहते हैं। अकेले नहीं रहते हैं, अकेले आप नहीं सर्वाइव कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता है। तो हेल्प सीखना, ले ले, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबराना नहीं चाहिए, ले लेनी चाहिए हेल्प। मेंटल डिस्ट्रेस अगर किसी को है तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर किया जाए तो प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। तो यूथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपनाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे, रेगुलर फिजिकल वर्कआउट करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे, है ना, इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इनसे दिमाग थोड़ा सेंटर में रहता है। फ्रेंडशिप बनाएं, योगा वगैरह करें, मेडिटेशन वगैरह करें, राइट। दिमाग सेंटर में रहेगा तो ये गलत चीजें हम नहीं सोचेंगे। फैमिली एनवायरनमेंट भी इंप्रूव करने की जरूरत है। डोमेस्टिक वायलेंस कम से कम हो। अल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से हो, कम्युनिटी लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो। जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है, उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस दे सकते हैं। एजुकेशन रिफॉर्म करने की जरूरत है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनके अंदर आपको चेंजेस करने की जरूरत है, राइट। जो असेसमेंट किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का, मान के चलिए एक स्टूडेंट जो है 364 डेज बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, और वो लास्ट डे आगे जाके बीमार हो गया, एग्जाम तो नहीं क्लियर पाएगा क्योंकि बीमार हो गया है। तो उससे ये जज कर लिया जाएगा कि नालायक है, इसके बस की बात नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स जो है डेवलप किए जा सकते हैं, जिसमें एक दिन में 2 घंटे की परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं, बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या किया उसके बेसिस पे आपको जज किया जाए। कास्ट, रिलीजन, सेक्सुअलिटी के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन समाज में किया जाता है, उसको दूर करने के लिए जोर करें। तो ये बेसिकली कारण है जिनको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। क्या ये इमीडिएट सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं, बहुत समय लगता है। लेकिन सोसाइटी कम से कम आगे आए इन चीजों को लेके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी अभी एक नवंबर 2019 के अंदर नेशनल सोसाइटी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसमें ये कहा गया कि 2030 तक 10% सुसाइड को हम लोग रिड्यूस करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस से बात किया गया, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने की बात कही गई, जैसे जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराए जाए, जैसे कोटा वगैरह में, वहाँ पे सरकार ने कुछ मेडिटेशन सेंटर्स, कुछ योगा गुरुज या हेल्प, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह रहते हैं जो हेल्प करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके कुछ सेंटर ओपन किए हैं, ताकि बच्चों को टाइम टू टाइम जो है गाइड किया जाए। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे सेशंस करवाए जाते हैं बच्चों के साथ, है ना। बजटरी एलोकेशन जो है वो किया जाए, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, तब जाके जो है चीजें सुधरेगी। तो ये कुछ सॉल्यूशन, कुछ स्ट्रेटेजी आप डिसाइड कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। प्रॉब्लम्स क्या है आपको पता ही है, उसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो एक परफेक्ट मटेरियल बनता है यहाँ पे आंसर के लिए। यू हैव फैक्ट्स, यू हैव प्रॉब्लम, यू हैव सॉल्यूशन, एंड यू हैव गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इससे ज्यादा मेंस के आंसर में हार्डली आपको कुछ ना कुछ चाहिए, बस। ये आपका 90% कंटेंट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, जो पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।